नमस्कार। पैलाग दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज, और एक न्यूज सब पर भारी पड़ रही है। वो न्यूज ये कि अंकिता हत्याकांड को लेकर वीआईपी वाले सेक्शन से पर्दा कैसे कब उठेगा। और सवाल ये कि अब तो पहले तो उर्फ फिल्म में जो किरदार थे वो गट्टू नाम से थे, अब तो उन्होंने बयान भी खुद दे दिया, बोल मेरी छवि खराब कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे दुष्यंत कुमार गौतम आ गए फ्रेम में। दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली से ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो वीडियो बनाकर ऑडियो बाहर ला रहा है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो ऑडियो वीडियो के साथ सवाल कर रहा है नरेंद्र जैसे लोग, वो उन पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी छवि खराब कर रहे हैं भाई ना। तो इन सब के बीच क्या, मेरा सवाल ये है, क्या अब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी जहां पर अब तक सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, सरकार सिस्टम के लोग, पुलिस के लोग, बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं पा रहे थे या बोलना नहीं चाह रहे थे, या बोला गया कि कुछ मत बोलना इस मामले में। सबको इंतजार इस बात का है कि कम से कम इतना तो कह दें जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बस इतना भर कह दे तो उससे थोड़ा सा सांत्वना मिल जाएगी। लेकिन क्या अब जांच होगी? जब दिल्ली तक आंच पहुंची है, दिल्ली से एक लेटर भी आ गया, दिल्ली से बयान भी आ गया, भैया जांच करो। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका परिचय कराता हूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र आनंद हमारे साथ है, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, स्वागत है आपका। आशीष नोटियाल कांग्रेस से हैं, आपका बहुत स्वागत है। मधुरा जोशी जी हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपका भी स्वागत है। गजेंद्र रावत जी, स्वतंत्र पत्रकार, हमारे वरिष्ठ, गज भाई आपका भी स्वागत है। जोशी, बहुत सारे सवाल ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे और जनता के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जो पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक के बाद एक वीडियो, और उस वीडियो में आए वो ऑडियो जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उछल रहे हैं, उसका पटाक्षेप कैसे होगा, कौन करेगा? क्या अब जब दुष्यंत गौतम ने भी इस पर बयान दे दिया, एक लेटर बकायदा गृह विभाग को भेज दिया, तो क्या अब जांच होगी? आप थोड़ा-सा बताइएगा स्थिति कहाँ पर खड़ी है सरकार, और कहाँ पर खड़ी है कार्यवाही और जाँच की बात? पर या कहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के ऊपर कीचड़ उछालने की बात आज कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें सत्य थी या इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट था, जी। तो जिस समय एसआईटी जांच कर रही थी, खुले मन से सरकार ने भी कहा, खुले मन से पुलिस विभाग ने भी कहा, एसआईटी ने भी कहा कि अगर किसी पे कोई तथ्य है, सबूत है, इस मामले में कोई भी कुछ, किसी पे कुछ भी जानकारी है तो वो हमको उपलब्ध कराए, हम इसमें जांच करें। तब किसी ने उपलब्ध नहीं कराया। देखिए आज की तारीख में जिस तरीके की बातें आ रही है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है, और उसके लिए त्वरित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की, और मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके घर गए, उनके परिवार वालों से मिले, और जो भी हो सकता था, जितना संभव था सरकार की तरफ से वो करने का काम किया। अपनी तरफ से वकील भी किए गए, उनकी व्यवस्थाएं भी की गई, और सजा भी हुई है, और आजीवन कारावास भी हुआ है, और जो अपराधी सामने आए हैं उन सबको जेल की सलाखों के अंदर हैं। और आज जिस तरीके से विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो आरोप लगे हैं उनको लपकने का काम कर रहा है, तो अगर कोई सबूत थे, चाहे वो किसी के पास भी थे, तो समय पर उन सबूतों को देना चाहिए था, क्योंकि एक जांच पूरी हो गई है। आज देर हो गई जी, आज देर हो गई सबूत आने में, मतलब देर हो गई। अब नहीं तो आप दरवाजे बंद हो गए कोर्ट कचहरी, वो हाई कोर्ट, नहीं देर होगी तो देखिए मीडिया ट्रायल करने की जरूरत क्या है? आप प्रॉपर जगह पे सबूत दीजिए ना, पुलिस को सबूत दीजिए, अदालत में सबूत दीजिए, कौन मना कर रहा है? आप मीडिया में कह रहे हैं कि ये चीज होगी, ये राजनीतिक लाभ की दृष्टि से नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो निश्चित रूप से अगर उसमें कहीं पर भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी। पार्टी न किसी को बचा रही है, न किसी के पक्ष में बोल रही है। अच्छा जोशी जी, ये आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कहा, कार्रवाई होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी मैंने सुना था, बाकी किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब ये जो कार्रवाई कब होगी? बल पहले तो मेरे हिसाब से जांच होती है, ऑडियो की भी जांच होगी, उन आरोपों की जांच होगी, तब कार्रवाई होगी। जांच के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए विभिन्न थानों में
समुचित धाराओं पे मुकदमा दर्ज है, पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें जांच होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने आएंगे, वो छिपाने वाली बात नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ी जांच भी कराने की, बड़ी एजेंसी से जांच भी कराने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। आशीष नोटियाल, जब बीजेपी सब जांच की बात कह रही है, मतलब अब तो धीरे धीरे जांच की बात होने लगी है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक धीरे ये बातें आने नहीं थी। कल परसों हमने चर्चा की, कई बीजेपी के लोग जुड़े तो वो तो कहीं और ही ट्रैक पर चर्चा को ले जा रहे थे, मतलब कुछ और ही बात हो रही थी, पर्सनल है इनका, ये है, ये तो खाली ये है, ये कांग्रेस के इशारों पर नाचने वाली बात, नचाने वाली बात ही हो रही थी। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए पंकज भाई, पहले तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज को शर्मोशार कर दिया है। आज स्थिति ये हो गई है कि आप सोशल मीडिया को अपने बच्चों के सामने देख नहीं सकते, किस तरह की भद्दी भद्दी बातें चल रही है। और सनातनी पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आज इतना बड़ा आरोप लगा, निश्चित इनको इस्तीफा देकर उसकी पहले निष्पक्ष जांच करा देनी चाहिए कि भैया हमारी जांच कर लो पहले, उसके बाद हम गद्दी में बैठेंगे। अगर जरा भी श्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो इन्हें इस्तीफा देकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर बलात्कारी नहीं चलेंगे। किस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जब कभी आरोप लगता है और आप खुद अगर गद्दी पर बैठे हुए हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित सनातन धर्म का परिचय देते हुए, क्योंकि सनातन की ठेकेदार पार्टी है, इस बात को कहना चाहिए कि भैया हम साइड बैठ गए, जांच करा लो, अगर हम जांच में निष्पक्ष निकल जाएंगे तो हम फिर गद्दी पर बैठ जाएंगे, अगर इनके अंदर जरा भी मानवता है। आज स्थिति देखिए ना, किस प्रकार से बड़ा दुख होता है और बड़ी शर्म आती है कि हमारे नेताओं की, अगर किसी एक नेता के ऊपर, चाहे नेता किसी पार्टी का हो, इस किस्म का आरोप लगता है तो सारे नेता शर्मोशार होते हैं, हर नेता के ऊपर लांछन लगता है। तो आज राजनीति बहुत गलत ट्रैक पर जा रही है, चाहे ये किसी भी तरीके से जा रही है, लेकिन बहुत गलत जा रही है। समाज पर बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, निश्चित ही लगता है। और कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले मानवता के नाते हम लोग तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, देखिए अब जांच करेगा भी कौन इनकी, बताएं इससे। लेकिन एक सही तरीका तो यह है कि जांच तब होनी चाहिए, इनको पहले इस्तीफा देना चाहिए और साइड बैठना चाहिए। इस प्रकार के काम कर रहे हैं पंकज भाई, बताएं। आज इन्होंने सोशल मीडिया पे इन्होंने केस करने की बात करी है, इन्होंने केस कर भी दिए, मुख्य सचिव को लिख के भी दे दिया कि भैया इन लोगों पे केस करो, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अरे क्यों ना बोले, जब पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ बोल रहा है, एक महिला सीधे आप पे आरोप लगा रही है, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद, उसके बाद भी आप बेशर्मी से लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं कि बोलो ना, तो ये क्या है? ये एक अघोषित आपातकाल है, जब देश के अंदर, राज्य के अंदर बोलने की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। आम नागरिक भी नहीं बोलेगा और पत्रकार भी नहीं बोलेगा, और ये बलात्कार के ऊपर बलात्कार करते जाएंगे। दुष्यंत गौतम का बयान भी आ गया, वो दिल्ली से कह रहे हैं भाई मेरी छवि, पार्टी को डेंट लग रहा है, मेरी छवि खराब कर रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। जब आप प्रसारित करने वाले, खबर बताने वालों पर कार्रवाई कर सकते हैं, फिर उर्मिला सनावत पर क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते? आप क्यों नहीं जांच कर सकते? एक सवाल हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र भाई थोड़ा बताइएगा, आप तो ना बीजेपी कांग्रेस, अगर मैं कहूं कि आज की स्थिति में, ऐसे माहौल में आपको एक को चुनना पड़े और आप किधर जाएंगे, बताइए। देखिए रोतेला जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार का माहौल अभी प्रदेश का है, वो बहुत ही खराब माहौल है। राजनीतिक जो शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, राजनीति के सबसे निम्न स्तर को छूने वाली पार्टी बन गई है प्रदेश के अंदर, क्योंकि उर्मिला सनोवर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और कार्यकर्ता कह रही है, और अभी तक बीजेपी ने उससे किनारा भी नहीं किया, ना ही उसको निष्कासन की बात कही। तो पहली बात तो यह है कि बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी पर डेंट मारा है। इसमें कांग्रेस या अन्य दल को बीच में लाना, जो मैं महेंद्र भट्ट जी का बयान सुन रहा था, वो सरासर साफ झूठ है। और मुझे लगता है कि देखिए, हम इस बात को मान लेते हैं, जो जोशी जी ने कहा, मैं उस बात से भी सहमत हो जाता हूं कि भाई उसने कुछ कहा, क्या है क्या नहीं है, पुलिस जांच करेगी, जांच हुई, सजा हुई। लेकिन ये वही जोशी जी हैं
जो चंद महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से वीआईपी का नाम पूछ रहे थे। क्या ये वही जोशी जी हैं? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या पूरा प्रदेश, ये गजेंद्र भाई, ये नोटियाल भाई, ये रोतेला भाई, ये जोशी जी पूछ रहे थे चीख चीख कर वो वीआईपी कौन है, उस वीआईपी का नाम तो खोल दो भारतीय जनता पार्टी। क्या जोशी जी उसमें नहीं थे? थे। तो आज अगर पार्टी या पाला बदला है तो देखिए, उत्तराखंड के जो आपके मन में उत्तराखंड बसता है, उसके प्रति जो आपकी वो बनती है कि आपको उसको निभाना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, देखिए वीआईपी का नाम तो अभी भी नहीं खुला है। कहां जांच पूरी हो गई? कहां है वो वीआईपी? कौन है वीआईपी? दुष्यंत नहीं है, कर लिया। अजय कुमार है? अजय कुमार नहीं है तो कौन है? आप बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं वो वीआईपी कौन है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिसोर्ट में हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ बर्बरता हुई, एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हुई, तो वो वीआईपी कौन है? जोशी जी आप ही बता दीजिए। ठीक है, उस वीआईपी का नाम तो आज तक नहीं खुला ना। देखिए सवाल जस का तस है रुतेला जी, सवाल नहीं बदला। सवाल नहीं बदला, साल बदले, जांचें बदली, पार्टियां बदली लोगों ने, लेकिन सवाल नहीं बदला। मेरा सवाल आज भी वही है, मैं किसी पार्टी में रहूं या ना रहूं, उत्तराखंडी होने के नाते सवाल एक ही है कि वो वीआईपी कौन है। जोशी जी मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, आप मुझे बता दें। मैं कह रहा हूं दुष्यंत जी नहीं है, मैं कह रहा हूं अजय जी नहीं है, तो तीसरा कौन है वो आप बता दीजिए। मेरा सवाल जस का तस है। गजेंद्र रावत क्या कोई है ही नहीं? और ये सब जो होहल्ला हो रहा है, ये फर्जी का हो रहा है, ये किसी सियासी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं इस पर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। त्रिवेंद्र रावत जी ने साफ कहा है कि वो कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितने बड़े पद पर हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब आदमी भी है, ये भी हमें समझना चाहिए रुतेला जी। भाई जी है तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब नाम सामने और कार्रवाई की बात आती है तो हम इंतजार करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति हो जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कल रात का वीडियो था, उसमें इस बात का जिक्र था। जी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, गजू भाई का कमेंट ले गजिन भाई। गजिन भाई पर जो अभी चर्चा हो रही है, चर्चा के कुछ बातें बहुत स्पष्ट हुई हैं। उसमें एक तो कि जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर किस्म के हैं और बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। अब आप जिस प्रकार की हिला हवाली की बात कर रहे हैं, उससे बहुत चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का अपमान है। ये उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। फिर वो कह रहे थे कि दलितों का अपमान है, वो इस बात को कह रहे हैं। तो मैं पूरा प्रदेश या जो भी लोग जिनके अंदर थोड़ी समझ बची हो, आखिरकार महेंद्र भट्ट को, ये जोशी जी है, इनकी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि अगर दलितों का अपमान हो रहा है कि महेंद्र भट्ट के लिए गट्टू कह दिया या भट्टू कह दिया, या इनके जो प्रदेश प्रभारी है उनके लिए जो है रट्टू कह दिया, कुछ कह दिया, इनसे इनका अपमान हो रहा है। लेकिन अंकिता भंडारी कौन सी जाति की थी? अंकिता भंडारी कौन से धर्म की थी? इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये किस जाति और किस धर्म की बात कर रहे हैं? आज बड़ी बेशर्मी से कहा जा रहा है कि हमारी जाति का अपमान हो गया है, कि हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो जिस बेटी का मर्डर हुआ उसकी जाति और धर्म कौन बताएगा? क्या एक पीड़ित लड़की की जाति और धर्म के आधार पर आप न्याय दिलाने की बात करते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में भी वही खड़े रहेंगे, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस पार्टी को हमने 2004 में सड़क और सदन पे दोनों जगह चिल्लाते हुए जोर जोर से कहा, सुना हमने जब ये कहती थे असम की लड़की उसको न्याय चाहिए। जी। सिर्फ उस जैनी के आरोप के ऊपर हरक सिंह रावत जो समय मिनिस्टर ने इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफा हो मिनिस्टर का, वहां कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। इसी प्रकार के जिस प्रकार के आज आरोप लग रहे हैं, जो बात आज वो भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राठौड़ की पत्नी कह रही है, उसी प्रकार के आरोप जैनी बच्चा हरक सिंह का है। आपने उस ग्राउंड के ऊपर उस सूबे में सरकार के जो मिनिस्टर इस्तीफा करवा दिया गया। तो आज ये कह रहे हैं सबूत लाओ,
ये बताएं कि जेएनयू को लेकर क्या कौन सा सबूत इनके पास था? तो सबूत तो तब आया था जब हरक सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ, जेएनयू का डीएनए टेस्ट हुआ, जेएनयू के बेटे का डीएनए टेस्ट हुआ, तमाम चीजों की सीबीआई जांच हुई, उसके बाद तो मामले का पटाक्षेप हुआ। अब जी। अगर आज आप ये कहें कि अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी है, उसके लिए हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, हम तो जो है असम की जेएनयू को जो है न्याय दिलाने के लिए कराएंगे, तो ये तो दोहरे मानदंड है। ये दोहरे मानदंड इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है और ये पहला पता नहीं हो रहा है। मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता जो ये आनंद कह रहे हैं कि भाई ये क्या नाम जोशी साहब तो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, ये रोज पूछते थे वीआईपी कौन है कौन है। वो प्रकरण भी हम मुक्ति डाल देंगे, जोशी जी के साथ पाप जो है माफ कर दिए जाना चाहिए। लेकिन वो सवाल हमेशा खड़ा रहेगा कि अगर आज खजानदास के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, क्या बुलवाया जा रहा है? दलितों का अपमान हो गया, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान हो गया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर महेंद्र भट्ट से सवाल पूछने से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, अगर दुष्यंत गौतम के ऊपर सवाल खड़े करने से दलितों का अपमान हो रहा है, तो इनको बताना चाहिए कि आखिरकार अंकिता भंडारी की जाति, उस जाति के लोगों का क्या होगा, उस धर्म के लोगों का क्या होगा। और अगर किसी पीड़ित बेटी के लिए आप उसको न्याय दिलाने की बजाय आप इस पॉइंट पर उसको ले आए, आप अपनी जो जातिवादी जो मानसिकता है, जिस जातिवाद के कारण आज आप जीवित हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, बेहद ही शर्मनाक है। बहुत ही उन लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है रोतेला जी, इस प्रदेश में अगर किसी हमला हो रहा तो सबसे पहले उसकी जाति ढूंढी जा रही है, किससे पूछा जा रहा है किस जाति का है, किस धर्म का है। तो जिस प्रदेश में अगर नौबत रूलिंग पार्टी के लोग इस इतनी हल्की बातें, इतनी ही सतही बातें करेंगे, तो न्याय मांगने के लिए कहां जाएंगे? ये देवभूमि कैसे रह जाएगी? कल के दिन थाने में पहले आपको ये बताना पड़ेगा क्या कि भाई जिसका रेप हो रहा है, जिसकी हत्या हुई है, वो किस जाति है, किस धर्म का है? अगर आप इस प्रदेश को इस दिशा में ले जाएंगे तो मेरा मानना है कि बेहद घातक स्थिति होगी। और समय रहते हुए इस प्रकार के बयानों में रोक नहीं लगी। अगर आज महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और उधर कह रहे हैं अनुसूचित जाति का अपमान हो गया, यहाँ खजानदास से प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जा रही है, आखिर में सवाल वही खड़ा होगा कि अंकिता भंडारी की जात बतानी पड़ेगी कि उसका हत्यारी है कौन सी जाति के थे, ये भी तो बताना पड़ेगा। आप वहां तो नहीं बच, वो संघियों की औलाद इसलिए जो है उसको बचाने की चेष्टा हुई है। मैं आज बहुत मतलब इस बात को लेकर में हूँ कि ये तो बातें आज जाति के ऊपर लाई जा रही है, तो जिसकी हत्या उसकी जाति को सामने ला और खोज नहीं निकला था, लेकिन कुछ और चाह रहा। देखिए बात एक और निकल का है जोशी जी। देखिए जवाबदेही मैंने कहा घर के मुखिया की होती है, प्रदेश की मुखिया बीजेपी है, मौजूदा वक्त में सरकार बीजेपी की है। इन रविंद्र आनंद ने जो बोला और गजेंद्र रावत के सवाल, इन सब के जवाब तो आप ही को देने पड़ेंगे। देखिए पंकज जी, बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है, जवाब देने से कोई पीछे नहीं हटा जा रहा है और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इंगित करके आरोप लगाने की चेष्टा करेगा तो निश्चित रूप से जवाब जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से जहां था वहां की बात करता हूं, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता हूं। मैं ठीक है कांग्रेस में था, मैंने अपनी बात कही, और मैं आज भाजपा में हूं तो मेरा धर्म बनता है मैं भाजपा की बात करूंगा। भाजपा की बात, ये मेरे चरित्र में उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं बहुत शालीनता से जवाब देता हूँ ना, मैं किसी के व्यक्तिगत किसी तो कोई ये भी नहीं झांकने की कोशिश नहीं करता हूँ। प्रकरण हुआ उसमें जो आवाज उठाई गई, जोशी जी आप एक उत्तराखंडी भी हैं। बिल्कुल उठाई, बिल्कुल जोशी जी आप एक उत्तराखंडी भी हैं, लेकिन नहीं, अरे हम आपको उत्तराखंडी मानते हैं। आनंद जी, मैंने आपको नहीं टोका, आप हमको बोलने दीजिए। मैं आपको इसलिए जगा रहा हूँ कि मैं आपको उत्तराखंडी मानता हूँ। भाई साहब उत्तराखंडी है। मेरी बात मुझे बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ बोलिए। अगर आप मेरे अधिकार में भी अंकुश लगा रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने अंकुश नहीं लगाया, मैंने तो आपको प्रणाम किया कि आप उत्तराखंडी हैं। आपके उत्तराखंडी को जागना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का असम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने एक बात कही, जहां मैं था और जहां मैं हूँ मैं वहां की बात जरूर करूंगा। ये तो मेरा नैतिक अधिकार है बोलने का। ठीक है आगे। इसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस में था, मेरे दर्द को भी किसी ने उस समय पूछा मेरे से?
जब कांग्रेसियों ने मुझे लात मार के बाहर किया, क्या मेरी कोई सेवा कांग्रेस में नहीं थी? मैं इनके घर का नौकर था किसी का? तब मेरे 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 जख्म में मरहम लगाने कोई नहीं आया जी भाई। मैं वहां था, मैंने निष्ठा पूर्वक अपना काम किया और मैंने पार्टी की जो नीति होती है, रीति होती है, उसके अनुसार काम किया और आज भी वही आज काम कर रहा हूँ। जो पार्टी की नीति रीति थोड़ा है, थोड़ा पार्टी को इस चीज डिफेंड करने समझिए, का आप काम हमेशा मेरा है और मैं जी पार्टी को डिफेंड करूंगा। ये मेरा नैतिक ये धर्म जो बनता है। पार्टी का स्टैंड हुआ है जो गजेंद्र रावत कह रहे हैं। मैं गजेंद्र रावत जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं हो सकता सहमत। मैंने नहीं, एक बात की पार्टी की बात करिए जवाब ना। बिल्कुल जवाब दिया। जवाब अदालत में भी दिया गया है, जवाब बाहर भी दिया गया है, जवाब मीडिया में भी दिया गया है, जवाब कल भी आएगा। और जी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से जब तक आप पे कोई सबूत नहीं होता है, मेरा अपना मानना है, तो मेरा अपना 2004 मानना वाला जो है। था वो बता रहे हैं, जैनी वाला जो प्रकरण देखा सबने, उसमें क्या ठीक था? है, जैनी वाला तब की परिस्थिति तब की थी, अच्छा हमने भी देखा पूरे हाउस में। मैं तो हाउस में था। मैं तो गजेंद्र भाई भी हाउस में होंगे, मैं भी हाउस में था। ठीक है, हाउस हाँ, में डिबेट हुई, भाजपा लोगों ने सवाल उठाया। हरक सिंह जी ने स्वयं 3-4 घंटे की स्पीच थी हरक सिंह जी की। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक मैं अपने को पाक साफ सिद्ध नहीं कर लेता हूँ, मैं न सदन में आऊंगा और तो मैं ये आज ही इस्तीफा दे रहा हूँ, मंत्रिपरिषद से कहा जो था प्रोसेस उन्होंने। हुए है ना, ये तो प्रोसेस का हिस्सा है ना, लेकिन यही बात तो आज कही जा रही है। आज आएगी फिर ना समय, उसका देखिए, उसका समय भी आने दीजिए। आज 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 आपके सामने कोई चीजें आई है ना, बयान आए हैं ना लोगों के, जिनके नाम लिए गए हैं उनके बयान आ रहे हैं ना आपके सामने। उसमें भी चर्चा होगी, उसमें भी निर्णय होगा, उसमें भी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। लेकिन एकदम हम अभी किसी के गले में पकड़ के कहेंगे तो यही बोल, यही करना है, ये संभव हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता संभव। आज उनका बयान आया है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। नहीं, उनकी उन्होंने बात तो अलग थी, वो तो बयान नहीं देते तो क्या जांच नहीं होती, मैं ये कह रहा हूँ। मैं या आप मैं मुझे बयान का मैं इंतजार कर रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, जिस प्रकरण पर आप चर्चा कर रहे हैं उसमें हरिद्वार के भादराबाद थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है, देहरादून भी दर्ज हुआ है। हाँ, नहीं उसकी उसका जांच चल कार्यवाही। रही, अब उसकी जांच चल रही है ना, उसका निष्कर्ष तो आने दीजिए। हम जी अभी कौन होते हैं कि उसमें निर्णय नहीं दे सकते ना, अदालतें भी तो समय लेती है निर्णय अच्छा, करने जब ये में। बातें चल रही हैं, जोशी जी ये कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जो बात आप कह पा रहे हैं मेरे सामने या फिर मीडिया में, वो बात कहने के लिए भट्ट जी को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब महेंद्र किसको? भट्ट, भटजी महेंद्र ने, भट्ट। भटजी भी अपनी बात कहेंगे ना। भटजी आज तो हेडक्वार्टर में नहीं है ना। नहीं आज नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि ये तो जातिगत है, ये तो ये है, ये बात जो कह रहे हैं आप, वो कह अब देते आप तो बताइए, अब आप ही बताइए, हम इसको जातिगत न माने तो क्या माने साहब? आप दुष्यंत गौतम अगर दलित जाति के हैं, दलित वर्ग के हैं, तो हाँ, कांग्रेस को क्यों दर्द हो गया कि वो एक दलित का अपमान करे, दलित को कहें कि ये भी क्या वो अपराधी हैं? कहीं किसी एफआईआर में उनका नाम है अभी तक? कहीं तो किसी पक्ष ने उनका नाम कहा क्या? चलते रास्ते मैंने कहा मैं हिट एंड रन की पॉलिसी में चलूं और मैं आरोप लगाऊं और फिर भाग जाऊं। आप प्रूफ भी तो कोई आगा तो दोगे कोई ना। नहीं, आज तो नहीं पहुंच पा अरे रहे वहां साहब, तक। अब आप बताओ, मेरे तरह शालीन बोलने वाला तो नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप प्रूफ दे दो ना, कल कार्रवाई होगी, कल जांच होगी। आप आरोप लगा दोगे। देखिए रौतेला जी, देखिए आप वरिष्ठतम व्यक्ति हैं और नहीं गजेंद्र भाई भी माता, वरिष्ठतम पत्रकार है, बहुत बहुत पुराने समय से। आनंद भाई भी वरिष्ठ है, आशीष तो बहुत ही मैं एक बात समझदार जानता हूँ, है। मैं लेकिन एक बात लेकिन जानता हूँ, आप किसी के आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता ना। ठीक है, इस देश नहीं की नहीं होता। न्यायपालिका में भी तो भरोसा करना पड़ेगा। जब न्यायपालिका ने तय कर न्यायपालिका दिया, तो जब न्याय में जाएगा तब पालिका पर भरोसा हाँ करेंगे ना, तो अभी तो जाए ना। हम देखिए, हम तो खुलेआम है। देखिए ना, आप मैं लोगों ने मैं कमेटी में पार्टी बताता हूँ, मैं उसमें पार्टी साफ कह दिए हैं कि मैं भैया मेरे को पार्टी के पता है दोषी मैं कौन है, पार्टी मुझे पता है मैं किसने पार्टी मर्डर किया है, मैं मुझे पता है, मैं तो पंकज सबूत के अभाव में पंकज बैठा हुआ हूँ। गवाह पंकज चाहिए, जी, सबूत चाहिए। मैं पार्टी के पक्ष से ही कह रहा हूं। अगर किसी पे सबूत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा आप सबूत लेके आए, कार्रवाई होगी। जी आज खदान दास जी ने भी कही ये बात। लेकिन आरोप अच्छा, लगा मैं के अभी किसी के अम्यूट से चरित्र हनन करना, राजनीतिक हत्या करना, ये उचित परंपरा नहीं है। हमें उस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा अपना मानना है ये। मैं इस राजनीति में भरोसा भी नहीं करता, न मैं इस राजनीति का आपका इस्तेमाल मानना करता होता हूँ। है, मैं पूरे उत्तराखंड की बात करना चाह रहा हूँ। आप सब लोग उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, अब देवभूमि आप से ताल्लुक। अब आप मुझे इजाजत देंगे? मैंने आपसे ठीक है 25 तक की ठीक है, आपका परमिशन ली थी।
जी जी जी, जरूर 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 जरूर। मैं अब आशीष भाई जरा आप अपनी बात को अपने अनम्यूट कीजिए माइक। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, ये जब मैं सवाल, देखिए किससे सवाल किया जाए, बीजेपी वालों से सवाल करते हैं, जोशी साहब पर्सनल पर्सनल कह के समय मतलब निकल गया पूरा समय उनका पर्सनल में। गजेंद्र भाई को जिस भाग भी गए। नहीं, वो तो उनको जाना पंकज समय भाई ना, लेकिन अब किससे करो सवाल, मतलब क्या करूं, बहन भट्ट को पूछते होते ना, देखो जातिगत ही तो जाति मामला है, अपमान हो रहा है हमारे, इसका अपमान कर दिया, मामले को कहीं का कहीं ले जाना और सियासत में हम लोगों को कंफ्यूजन में डालना, इतने बड़े गंभीर मसले पर, जिस मसले पर पूरा देश इधर देख रहा है कि भाई इस पर क्या होगा करके, बड़े चालाकी से बीजेपी वाले निकल जा रहे हैं। क्यों? पंकज भाई, भाजपा को बोलने का मतलब सनातन पर सीधे सीधा हमला करना, इन्होंने ऐसा बना दिया, या देश के ऊपर कुछ बोलना। तो देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, और अगर सवाल पूछेंगे तो ये गिरफ्तारी करने की मांग करते हैं कि भैया इनको तो गिरफ्तार करो, ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं। छवि खाली दुष्यंत गौतम की छवि खराब नहीं हो रही है, छवि पूरी आरएसएस की भी खराब हो रही है, छवि धामी की खराब हो रही है, छवि मोदी की खराब हो रही है। आप बताएं ना। अच्छा चलो इस बात को अगर आप छोड़ते हैं तो कुलदीप सेंगर का केस तो हम सबके सामने है, जिस आदमी को उम्र कैद होती है उसको छोड़ देते हैं, बताएं, और फिर जज फैसला दे रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। ये हो सकता है? महिला जो पीड़ित है वो गुहार लगा रही है कि मेरी जान को खतरा है, पर तब भी जो है उसके लिए काम कर बोल रहे हैं, ये कह रहे नहीं भैया कुलदीप सेंगर अच्छा आदमी, या दुष्यंत गौतम अच्छा आदमी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तानाशाही जिस प्रकार से कर रही है और बोलने का अधिकार छीनना चाहती है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जनता बोलेगी भी नहीं तो फिर क्या करेंगे बताएं आप ना। आज जनता बोल भी नहीं पा रही, इतना बड़ा मुद्दा जो सोशल मीडिया में चल रहा है, चारों तरफ से जनता देख रही है, और ये केस कर रहे हैं उस पर जो डाल रहा है इस बात को, जो बोलने का काम कर रहा है। अरे आप जांच होने दें निष्पक्ष, आप दुष्यंत घोटाला नहीं, गौतम नहीं, पंकज भाई, भाजपा को इस्तीफा देना चाहिए उत्तराखंड सरकार से, और राष्ट्रपति शासन लगा के उसके बाद जांच होनी चाहिए। रविंद्र भाई यही है, गज्जू भाई वो चले गए, आएंगे तो बताएं। जैनी वाला प्रकरण हुआ, क्यों हरक सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? दबाव था। दबाव किसका था? वो जो अभी चलेगा बीजेपी का, ऐसा दबाव, ऐसा सड़क पर हंगामा, ऐसी चीजें। मैं कांग्रेस को मिस करता हूं, यहाँ मैं कांग्रेस को मिस करता हूं, और मुझे ऐसा लगा है इस प्रदेश में कई सारे ऐसे मुद्दे मीडिया ने, कई समाज सेवियों ने, कई ऐसे बुद्धिजीवियों ने, लोगों ने कांग्रेस को परोसे थाली में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अंदर जाने। हरक सिंह रावत को 3 दिन से फोन मिला रहा हूं, मैं पता ही नहीं है इस मामले पर। कल गोदियारी से बात की थी, उसके बाद आकर उस तरह का कोई करंट जैसा वो दिल्ली में छोड़ के आए थे, वो यहाँ आते आते वो करंट भी कम हो गया। भाई रावत जी का तो स्वास्थ्य खराब है, रावत जी का तो स्वास्थ्य खराब है सुनो। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है। 5 दशक से सियासत में उत्तराखंड की हरीश रावत है। भाई जुकाम हो, बुखार हो, लूज मोशन लगे हो ना, आदमी आज भी मौन धारण कर रखा था, उसमें बोला एक्टिव मतलब देखने में। देखिए कुछ चीजें होती हैं आवाज से, कुछ होती है प्रतीकात्मक। सिमल्टी क्या नाम है 12 आशीष जी, आशीष भाई। हाँ जी, हाँ जी। क्यों मजबूर नहीं कर पाए आप, क्यों जांच के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे? देखिए रौतेला जी, हम सब तरीके से बोलने का काम भी कर रहे हैं, और आज ही हमारे सोशल मीडिया जो मधुसूदन सुंदयाल जो पोस्ट भी डाल रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने मुकदमा लिखा दिया। तो मतलब ये लोग ऐसे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बताएं, एक तो आपने चोरी करी, आपने इतना बड़ा डाका डाल रहे हैं, आप हमें बोलने भी नहीं देना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, आम जनता की आवाज को दबा रहे हैं। जनता डरी हुई है, कैसे बोले इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं जहां मंचों में मिलता है। बोल पाते आज, ऐसे हम डरे होती तो? कोई नहीं डरा हुआ है। देखिए मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं पंकज भाई, मुकदमे हुए हैं, आपको मैं वो भेज सकता हूं, जिन चैनलों के ऊपर मुकदमे किए हैं सबका नाम आ रखा है, जिन लोगों ने डाला उनका नाम आ रखा है। वो तो मेरा नाम नहीं था। अब सुनिए रविंद्र भाई, एक बात बताइए, उनके नाम है जिक्र किया गया है ना सब। ये एक होता है डराने वाला शेर, एक होता है काटने मतलब फाड़ने वाला शेर। ये डराने वाली चीजें हैं जिन लोगों के नाम है। मैं कह रहा हूँ वो बड़े पोर्टल, बड़ी चीजें, बड़ी हस्ती, जो बड़े लोग इस मामले को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ इसमें लिस्ट में नाम क्यों नहीं लिखा उनका? उन पर कार्रवाई के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं? एक बात तो ये। दूसरा ये कि कब तक डराते रहोगे? मेरे को तो डरा दिया, मेरा पोर्टल बंद हो जाएगा। आज तक मोबाइल हर किसी के पास है ना, किस का जो बंद करोगे?
लेकिन जो मूवमेंट, जो जेनजी वाला जो प्रकरण हमने वहां देखा था नेपाल में, हमारे यहाँ का जेनजी तो ऐसा लगता है मौजूदा वक्त में सो रखा है ना जी। ऐसे मसलों पर, युवाओं के मसलों पर, बहन बेटियों के मसले पर, कानूनी मसलों पर, भैया क्या हो रहा है? कोई करंट ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई जब पूछेगा ही नहीं तो जवाब देगा कौन? ऐसे निकल जाएंगे लोग, क्यों? बिल्कुल। देखिए रुतेला जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिस ओर हमारे भाइयों का ध्यान नहीं गया, कि भाजपा कह रही है कार्रवाई होगी, लेकिन हाँ। पता है किस पर होगी? कार्रवाई होगी जिन्होंने इस मुद्दे को फेसबुक, सोशल मीडिया से पे उठाया, जिन्होंने आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाया कि अभी वीआईपी के बारे में न्याय होना बाकी है, उन पर कार्रवाई की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितने शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको छीनने का कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखिए, चीजों को रखने का तरीका है। मैं भी फेसबुक पे बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, नोटियाल जी भी बोलते हैं। हमें जरूर एक ऐसी भाषा का, एक शिष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए जो उस महिला ने नहीं किया। लेकिन सवाल तो ठीक था ना कि वो वीआईपी कौन था जो उस रात हरिद्वार में रुका और जिसके लिए दबाव बनाया गया था हमारी बहन के ऊपर, अंकिता के ऊपर, कि उसको स्पेशल सर्विस दे, और जब उसने मना करा तो उसे धक्का दे करके मार दिया गया। और एक बात और जोड़ देता हूं, जो एक और सवाल आप और हम पूछते रहे कि जो यमकेश्वर की विधायिका है, क्या उन्होंने ही बुलडोजर चलवाया? और अगर बुलडोजर उन्होंने चलवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, मैं ये सीधा कहना चाह रहा हूं कि जोशी जी डिबेट में से उठकर चले गए, अपनी बात कहीं निकल गए और ये भी कह गए कि हमें मना किया हुआ है इस पर बैठने के लिए, इस पर बात करने के लिए। तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, जो गर्मी है इस समय, राजनीतिक गर्मी, उससे हटाना चाहती है। कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मुद्दा दब जाए। अब देखो, ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है उस पुण्य आत्मा के प्रति, क्योंकि महिलाओं ने जो उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ा है उसमें महिला हमेशा आगे रही हैं, और एक महिला के लिए हम सबको एकजुट होकर के उसकी आवाज को उठाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वीआईपी का नाम तो खोलना ही पड़ेगा, तब तक ये बात शांत होने वाली तो नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भुगतना पड़े। गजेंद्र भाई, आप और हम सब लगातार चर्चा करते हैं, कई मसलों को हम लोग उठाते हैं। कई बार तो एक बार एक मसला था, मुझे मिला नहीं, आपने कोई जिक्र किया था यहाँ वो बाघ भालू को लेकर कि नसबंदी वाला प्रकरण होना चाहिए, है ना? उसमें उसमें हुआ क्या, बाद में सरकार को फैसला लेना पड़ा। देखिए, दूरगामी असर जाता है हर चीजों का। लेकिन इस पूरे प्रकरण को मैं देखता हूं तो इसमें आपको कहां पर लगता है कि क्या चीज ऐसी है जो नहीं हो पा रही है, जो हो जाना चाहिए था? क्योंकि पौड़ी कोर्ट के फैसले को हम देखते हैं, उसमें अंकिता के पैरोकार वकील ये कहते हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई ने जब एसआईटी जब गठित हुई तो एसआईटी ने वीआईपी वाले प्रकरण को छुआ तक नहीं, यानी कि वीआईपी का जिक्र तब भी था। कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि भाई वीआईपी वाले को भी लाइए पहले। ऐसा क्यों? और अब जब हो रहा है तो इस पर जांच क्यों नहीं? रौतेला जी, दरअसल जिस गंभीर मुद्दे को लेकर आज चर्चा हो रही है, उसमें जब जातिवाद की बात हो रही है और जातियों के आधार पर जो है चीजें तय हो रही हैं, तो उस प्रदेश में न्याय की आस करना, और वो पुलिस, जिस पुलिस को लेकर रोज कटघरे में है पूरी सरकार, मतलब कम से कम अगर पुलिसिंग जो चल रही है इस स्टेट के भीतर, और मैंने तो इस अंकिता प्रकरण में पहली बार, सबसे पहले दिन, जबकि अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उस दिन यहाँ के डीजीपी थे अशोक कुमार। अशोक कुमार ने अंकिता भंडारी के पिताजी का फोन टेप किया। लोग भूल रहे हैं, भुला दिए जा रहे हैं। उनके पिताजी से बात की, फोन टेप किया और उसको बाकायदा सार्वजनिक किया। एक बाप अपनी बेटी की हत्या पर रो रहा है और डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं, उनका वीडियो, इनका ऑडियो वायरल कर रहे हैं। तो आज जो ये कह रहे हैं ना कि एआई है, डी फेक है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आज पूछा जाना चाहिए कि वो किस दिन, क्या उस दिन आपने डीजीपी अशोक कुमार को यह काम सौंपा था कि आप अंकिता के बाप का फोन टेप करो और उसको सार्वजनिक करो? क्यों?
जिसके बेटे की लाश भी नहीं जली थी। यह घटनाक्रम उस समय का रौतेला जी। इसीलिए आज न्याय की आस में जो लड़ाई है, अंकिता सिर्फ मतलब किसी की बेटी नहीं है, वो इस प्रदेश का मान सम्मान थी और है। हमारा मानना, हमारी भी बच्चियां आज बड़ी हो रही हैं, और अगर इस स्टेट के भीतर इतनी इनसिक्योरिटी आ जाएगी, जो पार्टी 3 दिन तक जिसके मुंह पे ताले लगे रहे, वो अचानक से आज एक्टिव हो गई और कह रही है साहब अगर हम हमसे सवाल पूछेंगे तो ये मैं मानूंगा कि मेरी जाति का अपमान हो गया है, मेरे प्रभारी से सवाल पूछेंगे तो ये दलितों का अपमान माना जाएगा। तो जिसकी हत्या हो रही है वो उसका अपमान कहाँ गया? उसके जीवन की क्या मतलब कोई वैल्यू नहीं थी क्या? ये प्रदेश अगर इस प्रकार से दिल्ली से इसी प्रकार गवर्न होता रहा, दुष्यंत गौतम जैसे लोग जो आज सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को नोटिस भेजेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे। आज पुलिस भी कह रही है कि जो महिला सवाल पूछ रही है उसकी जांच होगी, उसका इतिहास खंगाला जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रही है उनसे पूछा जाएगा। इतनी बड़ी बात है। मतलब ये जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को पूछना चाहिए उन पुलिस के लोगों से कि भाई तुम्हें किस काम के लिए रखा हूं मैंने, किस काम के लिए कप्तान बना रखा, किस काम के लिए सीओ बना रखा, किस काम के लिए चौकी इंचार्ज बना रखा, काहे के लिए डीजीपी बना रखा, क्यों गृह विभाग दे रखा? क्या आपको इसलिए दे रखा है? अगर कोई आरोप लगाए तो आप कहेंगे नहीं हम आपकी जांच करेंगे जी। भाई वो जो आरोप लगा रही है, उसके पास ऑडियो है, जो वीडियो है जी, उसी से तो बात निकल के आएगी और हम वहीं से आपको बात दोबारा वहीं ले। ये अगर जेनी प्रकरण को लेकर सीबीआई हुई थी तो अंकिता ने कोई पाप नहीं किया था। अंकिता हमारी बेटी थी और वो सिर्फ नौकरी तो मांग रही थी, नौकरी मांगने के लिए गई। आप उसको कहां धकेल रहे थे? सेक्स सेक्रेटरी के बीच में। वो कौन थे? उस संघ के लोग थे, इन्हीं की पार्टी के लोग थे। आप उनको बचाने के लिए इस लेवल पर चले गए आज कि आप अपनी जाति को बचाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा कि 2025 में जब इतना बड़ा प्रकरण सामने आया तो उस प्रकरण के बीच महेंद्र भट्ट क्या कह रहे थे, दुष्यंत क्या कह रहे थे, और उस मामले को जातियों तक ले जाने की जो साजिश की जा रही थी वो किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं थी। इसलिए मेरा मानना है कि वो बेटी न्याय की हकदार है और वो न्याय की हकदार है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए जी। अच्छा, एक छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिएगा, बहुत छोटा सा जवाब। आपने जैनी प्रकरण का जिक्र किया तो मेरे को सड़क पर वो याद और वो चीजें, तमाम चीजें जो दबाव बना पाई हरक सिंह रावत या फिर उस प्रकरण में जांच के लिए, वो क्या मौजूदा वक्त में आशीष भाई बैठे हुए हैं, क्या वो करंट ऐसा है जो कि अंकिता वाले मामले पर भी वो दबाव पड़ पाए? गजेंद्र भाई मेरा मानना है एक देश एक विधान एक निशान, ये कौन बात करते थे? जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं। जब आप ये कहते हैं कि पूरे देश में एक संविधान होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, तो अपराधी की जाति, अपराधी का धर्म, अपराधी का वर्ग कहां से आ जाएगा? अगर उस इनके आरोपों के ऊपर सीबीआई आई और जेनी प्रकरण का पटाक्षेप हुआ, आज भी होना चाहिए। अंकिता भंडारी का मसला सीबीआई जांच का हकदार है और होनी चाहिए। हमने आज अगर नहीं उठ पा रहा मामला, ये विपक्ष के लोग बहुत कमजोर हैं, इनकी हालत बहुत पंचर है, ये दूसरा इशू है। लेकिन एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए और इस प्रदेश के भीतर मैं अभी भी कह रहा हूं, जब असम की बेटी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसी प्रकार के आरोपों को लेकर अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलना ही चाहिए। चलिए ठीक है। आशीष भाई, छोटा सा कमेंट आपसे मैं चाहता हूँ। आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हो। उस सीबीआई जांच को कराने या उसके होने का मतलब ये है कि एक प्रेशर बनना, एक दबाव डाला जाना, जो लोगों के द्वारा डाला जा रहा है, लेकिन सियासी तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी की वो दबाव डालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। उस दबाव पंकज भाई, क्या रणनीति कांग्रेस की है कि जल्द से जल्द चीजें साफ हों और ऐसा कुछ मामला है? पंकज भाई, अभी आपने सवाल पूछा था राजेंद्र जी से कि जो है पहले जो जैनी कांड के ऊपर आपने पूछा था, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा, वो सरकारें और थी जो जिम्मेदारियां लेती थी, जिम्मेदारियां लेकर बोलती थी कि हाँ ठीक है हमारी गलती है, हम इस्तीफा देंगे, और देते थे। पर ये सरकार और है,
ये विपक्ष से जो जवाब मांगती है, ये खुद जवाब नहीं दे पाती, ये विपक्ष से जवाब मांगती है किसी भी घटना दुर्घटना का। तो बड़ा एक अलग माहौल है। वो वक्त बदल गए जब सरकारें अलग तरीके की होती थी, आज की सरकार तो विपक्ष से सवाल पूछती है, तो ये अलग सवाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जनता से कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस अपने स्तर पर काम कर रही है और करेगी और करती रहेगी, लेकिन ये समय आ गया है जब एक कहते थे बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो आज जनता को इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जनता को भी बाहर आना पड़ेगा। आज बेटी भले हो दूसरे की थी, पर नंबर सबका आएगा, जनता को समझना होगा। और अगर आज अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगी और आज सिर्फ इस बात को लेकर छोड़ देगी कि विपक्ष लड़ लेगा, कांग्रेस लड़ लेगी, दूसरा लड़ लेगा, इससे काम नहीं चलेगा। जनता को बाहर निकलना होगा और इन बेईमानों से लड़ना होगा। नहीं होगा तो आने वाले वक्त में दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा सरकारें दूसरी, मैं आज अजय भट्ट का बयान देख रहा था, इस मामले में पत्रकारों ने सवाल किया, वो कह रहे थे वो कौन क्या होता है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना ना। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे ये, इससे ऐसा की जिम्मेदारी नहीं, वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप जल्दी हो, जनता के मन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब मिले। जवाब देगा कौन? जवाब मिलेंगे सरकार की तरफ से, जांच होगी तब, कार्रवाई होगी तब। लेकिन जैसे ही दुष्यंत गौतम का बयान आया, उसके बाद एक्टिवनेस देखिए बनाते हैं। अब पुलिस भी कहने लग गई है, बल्कि जो महिला आरोप लगा रही है उस महिला की जांच होगी ना। ये नहीं कहा कि जिन पर आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होगी। और जांच किनकी होगी? जांच और कार्रवाई उन पर होगी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग इस पूरे मामले को दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो इसलिए इसे कह दिया दुष्यंत गौतम ने कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, मेरी छवि खराब हो रही है, मेरी मानहानि हो रही है। लेकिन कार्रवाई उनको, नोटिस उनको जा रहा है, पोर्टल हो गए, ये यूट्यूब चैनल हो गए, लेकिन सही डायरेक्शन में जांच नहीं हो रही। क्या अब होगी? इतने घटनाक्रम के बाद जब दिल्ली से भी लेटर पहुंच गया, बयान आ गया, तो आप बताइएगा होगी या नहीं होगी। होगी तो फिर कैसे होगी, कौन कौन लोग इसके लपेटे में आएंगे। चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।